कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, कंडीशनल काफी सारे सेंटेंस। आते हैं सर। एनी एग्जांपल ऑफ कंडीशनल सेंटेंस? एग्जांपल ऑफ कंडीशनल सेंटेंस? If you work hard, you will succeed. या इफ यू वर्क हार्ड You will succeed. you will succeed. If, until and unless. Okay. These three words are used for conditional sentences. तो हमारे आज के टॉपिक हैं, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे आप लोग, कंजंक्शन। और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव वर्ब या कंजंक्शन इंटरजेक्शन कुछ भी हो। लेकिन अब ये है कि कंजंक्शन में, कंजंक्शन का एक एरिया है, वहाँ से वर्ड आते हैं। हर, अब मान लिया कि कोई भी वर्ड ले लें, हम लोग सर पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, अभी आया था सीडीएस के पेपर में। सीडीएस के पेपर में एक क्वेश्चन आया, हमेशा आते रहता है। अब ये वर्ड देखते आप समझ जाएंगे कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ये उससे क्या कहते हैं, पैसेज, what नरेशन से आई थिंक। ना नरेशन से नहीं, अभी अभी सीडीएस में क्वेश्चन आया है, पेपर में किसी ने दिया होगा तो उसको आइडिया हो। एनडीए, सीडीएस, कोई एडजेक्टिव नहीं है, यही तो। और 4 ऑप्शन दिए थे, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन, ठीक है। तो अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कोई भी वर्ड पूछे जा सकते हैं, और पूछे जाए या ना जाए, कॉमन एरर्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं। अब उनमें मीनिंग वाइज और ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, सेटलमेंट होता है। कॉमन एरर्स अगर हम निकालना चाहें, हमें तो पढ़ने से सेंटेंस अच्छे लगते हैं, कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें लगता है ना कि माइंड ब्लोइंग, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं, कि अच्छा तो लग रहा है, हमें तो ठीक ठाक लग रहा है। बट अब हम आंसर चेक करते हैं कुछ भी, तो उसमें हमारे क्या निकल रहा है, एरर। अब हम लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारी इंग्लिश इस तरह की है कि हमें और पढ़ना पड़ेगा कुछ अलग टाइप से। तो ये ध्यान दें, ये हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। उसी तरह से अगर ऐसे कुछ पूछ दे, ये डिसाइड, अब पूछ दे कि डिसाइड क्या है, हमें ऐसा डिसाइड का मतलब हमें पता है। डिसाइड मतलब क्या होता है, हाँ डिसाइड। अब इंग्लिश हमारे इतने इम्प्रूव हो गए हैं कि डिसाइड का मतलब ही होता है डिसाइड करना, ठीक है। डिसाइड मतलब निर्णय या जो भी हो, लेकिन हमें ये मीनिंग पता है, बट ग्रामर में इसका क्या रोल है, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको। ऑप्शन दे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। हम चारों ऑप्शन बोल रहे थे, उसमें से कोई था ही नहीं। नन ऑफ दिस बोलते हैं ना, डिसाइड कुछ वो हमारा क्या है, वर्ब है। आप देखिए डिसाइड, हम लिखे ही डिसाइड्स, दे डिसाइड, आई डिसाइड, ठीक है। तो डिसाइड कहाँ पे पड़ रहा है, वर्ब के स्थान पे पड़ रहा है ना। तो कभी कभी आपको अगर इस टाइप का नॉलेज ना हो, तो सेंटेंस में यूटिलाइज करके, यूज करके आप फाइंड आउट करेंगे कि ये क्या इसका रोल है, मतलब किस प्लेस पे आ रहा है। तो 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग फंक्शन है। अब कंजंक्शन, हमें सर कंजंक्शन में कोई 1-2 एग्जाम्पल बताएं कि हाँ ये कंजंक्शन है, 1-2 एग्जाम्पल। देन सो, सही है। देन और सो क्या है, कंजंक्शन है। अब बहुत सारे कंजंक्शन है। अब कहेंगे सर हमने सुना था एग्जाम में नीदर का नाम सुने होंगे, नीदर, नॉर, आइदर, और। आपको क्या लगता है कि पेपर देने जाएंगे इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप जाए ना जाए वो तो आएगा। नीदर, नॉर, आइदर, और बट ऑल्सो, ठीक है। तो एंड, और, बट, येट, स्टिल, नेवरदलेस, ये सब सारी चीज क्या है, कंजंक्शन है। अब कहेंगे सर कंजंक्शन का अलग फंक्शन है, नाउन का वर्ड आएंगे तो उसका अलग फंक्शन है, एडजेक्टिव का वर्ड आएंगे तो उसका भी अलग फंक्शन है,
अब सबके नॉलेज हो तब तो कंपटीशन में हमें पता चले कि हाँ जी ये कॉमन एरर्स है। हम एक वर्ड देखते समझ जाएंगे कि अच्छा क्वेश्चन आया है कहाँ से। हम नीदर नॉट देख लिया, पता चल गया कहाँ से क्वेश्चन आया है, कंजंक्शन से। अब उसका ट्रिक, उसका कंसेप्ट, उसका नॉलेज हम अप्लाई करेंगे, एरर निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और हर एक वर्ड को, मतलब हर टॉपिक में जो जो वर्ड आएंगे उसको फोकस बनाए रखें, कहाँ से आया है, क्या काम है, क्या फंक्शन है। तो शुरू करेंगे हम लोग। अब रही बात कंजंक्शन किसे कहते हैं, कुछ आइडिया आप बता दें थोड़ा सा। कुछ बेसिक नॉलेज तो होगा, आप सुने होंगे कभी ना कभी। जो कैरेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स, जो ऑब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट को या फिर दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं मतलब आपस में। हाँ, जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन किसका काम करता है, जोड़ने का। तो जोड़ने का काम करेगा तो कंजंक्शन कहेंगे। अब तो जोड़ने का तो हमें पता चल गया कि कंजंक्शन जोड़ता तो है, लेकिन क्या क्या जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है। तो सेंटेंस को किससे जोड़ेगा, सेंटेंस। ठीक, एक पता चला सेंटेंस को सेंटेंस से। लेकिन आमतौर पर कंजंक्शन इज ए वेरी ब्रॉड टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो पूरे अच्छे से ये डिटेल में नॉलेज रखना पड़ता है कि कंजंक्शन जोड़ता है तो किन किन चीज़ों को जोड़ता है। जैसे सीटेट का एग्जाम होता है, यूपी टेट या कोई भी पेपर्स आ जाए आजकल, तो सीडीएस में क्या करते हैं, सीडीएस ये अभी आया था तो 10 क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि एंड और बट क्या है। डिसाइड, ये जो हमने अभी पूछा है ना, ये डिसाइड सीरीज का आया हो क्वेश्चन अभी इसका। डिसाइड पूछा था क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ब है, तो जो पता है तो ठीक है। 10 है तो 10 में 10, 1 मिनट तो भी नहीं लगेंगे। अगर आपको पाठ्यपुस्तक का हर वर्ड पता है कितना टाइम लगेगा, फटाफट देखिए कर दिए। हाँ, लेकिन नॉलेज हो तब, नहीं है तो आप वर्ड की जगह वर्ब टिक मार के चले आएंगे। क्या अच्छा ही तो है। तो कंजंक्शन ध्यान दें कि कितनी चीज़ों को जोड़ता है, 4 चीज़ों। अभी से ध्यान से, वर्ड को वर्ड से, क्लॉज को क्लॉज से, फ्रेज को फ्रेज से, सेंटेंस को सेंटेंस। ठीक है, कोई भी गली मोहल्ला कहीं भी आगे पीछे पूछ दे, कंजंक्शन क्या काम है, क्या जोड़ने का। और 4 चीज़ों को जोड़ता है, वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, और सेंटेंस को सेंटेंस से। लिखेंगे कंजंक्शन, कंजंक्शन इज अ वर्ड conjunction is a word used to join two words, clauses, phrases and sentences. Conjunction is a word used to join two words, clauses, phrases and sentences. For example, Ram and Shyam are playing cricket. Give me a pen or pencil. He
what to do and where to go is a problem. What he says and where he goes is not certain. तो इतना नोट करेंगे। और कॉपी अच्छा से बना लेंगे। जैसे MBA हुआ, CBS हुआ, SSC हुआ, कोई भी कंपटीशन हुआ, कॉमन एरर्स परेशान बहुत करता है और तभी वो क्वालिफाई हो सकता है। चाहे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हुए, जब हमारे पास टॉपिक वाइज डिटेल नॉलेज और अच्छा हो, कंसेप्ट क्लियर हो। फर्स्ट सेंटेंस है राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। अभी तो हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कंजंक्शन कौन कौन है, क्योंकि कंजंक्शन हमें दिख रहा होगा और ऐसा नहीं है, आपको भी बेसिक पता होगा। फर्स्ट सेंटेंस में अगर पूछा जाए कौन सा वर्ड कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है, क्योंकि जोड़ रहा है तो कंजंक्शन कर दें। अच्छा, अब पता करें कि फर्स्ट सेंटेंस में एंड कंजंक्शन तो है, किसको किसको जोड़ा? राम और श्याम। तो देखिए इसमें अगर इतने सारे ऑप्शन हैं, कंजंक्शन तो चार चीज़ों को जोड़ता है, वर्ड को वर्ड से, क्लॉज को क्लॉज से, फ्रेज को फ्रेज से और सेंटेंस को सेंटेंस से। तो इस फर्स्ट सेंटेंस में एंड कंजंक्शन है, किसको किसको जोड़ा? राम और श्याम। अब पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में राम और श्याम क्या है? ये नाउन है, दोनों नाउन है। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस गिव मी अ पेन और पेंसिल। इस सेंटेंस में कौन कंजंक्शन है? और किसको किसको जोड़ा? पेन और पेंसिल, ये दोनों वर्ड क्या है? नाउन। थर्ड सेंटेंस ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ पेन। एंड कंजंक्शन है। अब जरा पता करें कि ये किसको किसको जोड़ा? सेंटेंस को। सेंटेंस को कैसे? सेंटेंस एक सेंटेंस ही, He went to market. he went to market and bought a pen। मार्केट एंड पेन, ये मार्केट और पेन को जोड़ा और वो कहते हैं सेंटेंस को जोड़ा। और कोई देखिए अलग 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 ओपिनियन आता है। अब ये कंपटीशन टफ होते जाएगा। ऐसे तो कभी कभी पता चल जाता है कि क्या क्या जोड़ा, कभी कभी हम अलग अलग आंसर देना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है सेंटेंस को जोड़ा, जबकि जोड़ेगा एक ही चीज, क्या जोड़ा, किसका आंसर सही होगा, डिपेंड्स। दिमाग लगाइए तभी तो पता चलेगा जोड़ किसको। इतना तो कर सकते हैं आप। एंड में किसी ने बोला मार्केट और पेन को जोड़ा, सेंटेंस को जोड़ा। और कुछ अब जैसे इम्फेसाइज होता है, आप इसके सेंटेंस में पढ़ेंगे तो इम्फेसाइज देखेंगे, ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ पेन। कुछ प्रेशर, प्रेस पड़ रहा है, स्ट्रेस किसी पे, एंड पे, एंड तो है ही, एंड तो कंजंक्शन नो डाउट ये कंजंक्शन जोड़ता किस? हाँ, बॉट। ही देखो कैसे बोलेंगे, ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट, यानी कि वेंट और बॉट एक ही रैंक कुछ जोड़ता है। कंजंक्शन अलग अलग ऐसा नहीं करेगा कि एक पेन को जोड़ दिया और एक प्लेस को जोड़ दिया। मार्केट तो प्लेस ही है, ये तो नाउन है, ऐसा काम नहीं करता। कंजंक्शन रॉयल चीज है और रॉयल काम करता है, यानी कि एक ही रैंक के नाउन को नाउन से जोड़ेगा, वर्ब को
वर्ब से जुड़ेगा। तो उसी तरह से वेंट क्या है? वर्ब है। बॉट क्या है? वर्ब है। ये क्या है? सेकंड फॉर्म है। ये कौन है? तो कंजंक्शन एक ही रैम के एक ही वर्ड को जोड़ता है, यानी कि सही आंसर है कि एंड कंजंक्शन जो इस सेंटेंस में आए हैं वो वेंट और बॉट। अब ऐसे जैसे बड़े एग्जाम टीजीटी पीजीटी सीटेट या कुछ भी होता है, उसमें चार चार ऑप्शन बना दिए जाएंगे कि मार्केट को बॉट से जोड़ा, मार्केट को पेन से जोड़ा, वेंट को पेन से जोड़ा, वेंट को बॉट से जोड़ा। अब आप देख लेंगे कि इसमें कौन सा सही आंसर है, इस हिसाब से अपना देखेंगे। चलिए थर्ड ओवर फोर्थ सेंटेंस में व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो इज ए प्रॉब्लम। इसमें सेंटेंस है। अच्छा, हम लोग ये भी है। चलिए एक बार क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दिखेंगे तो सेंटेंस कहेंगे। तो ठीक है, और कुछ डेफिनेशन? कभी भी कोई पूछ दे सेंटेंस, ये बेसिक क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे, तब उसे क्या कहेंगे? सेंटेंस। अगर हम ऐसा कुछ भी वर्ड बोल दिए, आपको हम अभी कुछ बोल दिए और उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकला, तब तक वो सेंटेंस नहीं। हम ऐसे आए, हम खड़ा हो गए, हमने बोल दिया व्हाट यू से, चले व्हाट यू से और हम चले गए, तो आप क्या कहेंगे? सेंटेंस है। जो आप कहते हैं, जो आप कहते हैं, तो ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि अभी आधा सेंटेंस बोले। हम बोले कि यदि आप आएंगे और उसके बाद हम कुछ न बोले, तो क्या ये सेंटेंस है? इफ यू कम टुमारो, यदि आप कल आएंगे और इसके आगे हम कुछ बोले नहीं, तो आप भी पूछेंगे ना हमसे कि कल आएंगे तो क्या? तो ठीक है, इसका मतलब कि हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट नहीं है। ये क्या है? इनकम्प्लीट है। तो सेंटेंस तभी कहेंगे जब उसका क्या मीनिंग है भाई? तो कंप्लीट मीनिंग। अगर हम ऐसे बोल दें इफ यू कम टुमारो आई विल टीच यू एक्स्ट्रा लेसन या कुछ भी, तब ये सेंटेंस क्या हो? कंप्लीट। नाउ यू कैन से दिस इज फाइनली अ सेंटेंस बिकॉज इट गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग। Until and unless a sentence gives you complete meaning, you can't say that this is sentence. A sentence means it must give you full meaning, complete meaning. Clear हुआ? तो अब यहाँ पे देख लीजिए फोर्थ नंबर सेंटेंस, What to do and where to go is a problem. अब इस सेंटेंस में आपको पता चल गया कि एंड क्या है? कंजंक्शन है। तो अब हमको ये पता करना है जोड़ता किसको किसको जोड़ता है? डू और किसी का ऑप्शन है कि डू और गो को जोड़ता है? व्हाट और वेयर को जोड़ता है। देखिए अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। और कुछ देखिए ध्यान, अब यहाँ पे समझेंगे। एंड कंजंक्शन है, ये डू और गो को नहीं जोड़ता, ये व्हाट और वेयर को नहीं जोड़ता। आप हमको बताए हैं ना स्ट्रेस, जैसे इसमें कहते हैं ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ पेन, इसमें क्या स्ट्रेस है? व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो, क्योंकि कॉम्बिनेशन बन रहा है। व्हाट टू डू पूरा, वेयर टू गो ये पूरे को जोड़ रहा है, यानी कि पूरा अब पता करना है कि व्हाट टू डू, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसको क्या कहेंगे? व्हाट टू डू क्या है? सेंटेंस है, क्लॉज है। अब क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस समझिए। बार बार कंपटीशन में या कोई भी पूछ देता है, या कहीं भी आप इंटरव्यू कहीं भी जा रहे हैं तो पूछ सकता है कि भाई द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लॉज। क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, लेकिन सेंटेंस क्या देता है? बस यही अंतर है। आप जरा बताइए, हम इतना बोले, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दिया? मैंने व्हाट टू डू क्या करें, तो क्या करें? कोई भी सुनेगा तो क्या करें, कुछ करो। ठीक है, तभी तो कंप्लीट होगा। अब क्या करेंगे? छोड़ दोगे तो रिप्लाई तो जरूर देगा या कुछ पूछेगा वो। वेयर टू
गो। कहाँ जाए? किसी से आप बोलिए, आप किसी से हम बोले कहाँ जाए? कहाँ जाओ? कहीं जाओ तो ध्यान दे, इसको क्या कहेंगे भाई? क्लॉज। इसको क्या कहेंगे? क्लॉज। अब यहाँ पे लिखिए, लिख लीजिए सेंटेंस की जगह साइड में यहाँ लिखते जाएंगे सेंटेंस। देंगे a group of words that give complete meaning. A group of words that give complete meaning. और कॉपी अपना अच्छा से बनाते जाएंगे तो पेपर का तैयारी आसानी से हो जाएगी। अब आया क्या? क्लॉज। गलती हुई है, मेरे से भी हो गई। आपने बोला और मैंने कर दिया। क्लॉज पहले लिखिए, उसके बाद पता चलेगा। अब देखिए, सेंटेंस तो कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन क्लॉज क्या देगा? इनकम्प्लीट। तो ये क्लॉज लिखेंगे, ये भी होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स in which there must be a subject plus verb. क्लॉज डिपेंड करता है, ये कभी कभी कंप्लीट मीनिंग भी दे सकता है, आगे हम एग्जांपल भी बताएंगे। चलिए आप नोट करते जाइए। अब देखिए, दोनों का डेफिनेशन आपको याद हो गया। इसका क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स that give complete meaning. ये a group of words in which there must be एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। क्लॉज एक ऐसा चीज होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहेंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे? क्लॉज। अच्छा, अब लिखेंगे फ्रेज। फ्रेज किसे करते हैं? सिंपल एग्जांपल है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। जब वर्ब और प्रीपोजिशन के मिलने से एक नया मीनिंग निकले, तब उसे क्या कहेंगे? फ्रेज। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन दैट लिखेंगे व्हेन इट गिव्स यूनिक मीनिंग, व्हेन इट गिव्स यूनिक मीनिंग is called phrase. वर्ब और प्रीपोजिशन के मिलने से जब ये क्या दे? नया मीनिंग दे, तब उसे क्या कहेंगे? फ्रेज। अब जैसे पेपर में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम बोले कि सर when he comes। अब ये जो हमने लिखा, ये बताइए कि चार ऑप्शन हो कि सेंटेंस है, कि क्लॉज है, कि फ्रेज है, कि इंफिनिटिव है। सेंटेंस है कि क्लॉज है कि फ्रेज है या इंफिनिटिव है। इन चारों में क्या है? क्लॉज है। आप क्लॉज पे टिक मारेंगे क्योंकि पढ़ाई हो गया। अब क्या नॉलेज होना चाहिए ना। हमने क्या लिखवाया? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तब उसे हम क्या कहेंगे? क्लॉज। अच्छा, सेंटेंस तो तभी कहेंगे जब उसका क्या निकले? कंप्लीट। आप जरा बताइए कि व्हेन ही कम्स मैंने लिखा, क्या इसका कंप्लीट मीनिंग निकला? व्हेन ही कम्स आप बोल सकते हैं कि जब वह आता है, या कब वो आता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन ही कम्स एंड व्हेन ही गोज इज नॉट नोन टू मी। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? फुल एंड फाइनल हो गया।
कब वो आता है कब वो जाता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक ये क्या है, ये क्लॉज है। ठीक है, तो लिख करके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, ये क्लॉज है। एक एक वर्ड अभी पहचानते जाएंगे अभी। इसमें क्या करना है सर? हाँ, अभी बताएंगे, अभी थोड़ा सा इधर पहले क्लियर हो जाए तभी ये समझ में आएगा, इसलिए वो साइड साइड से बताते जा रहे हैं। ओके, अच्छा अब इसी सेंटेंस को नीचे एग्जाम्पल में लिखेंगे, when to come, ये लिखेंगे when to come। अब देखिए इसमें से मैंने ही को उड़ा दिया, अब ये क्या है, फ्रेज हो गए। तो नाउ इट इज क्लियर क्लॉज क्या है और फ्रेज क्या है। क्लॉज में क्या होना चाहिए भाई, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट गायब। अगर सब्जेक्ट रहेगा तो क्या नहीं होगा, क्लॉज सॉरी फ्रेज नहीं होगा। तो इसमें देखिए टू क्या है, कम क्या है, अब इसका मतलब में अंतर है। इसमें क्या व्हेन ही कम्स का मतलब जब वो आता है, व्हेन टू कम का मतलब कब आया। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आप, इसके सामने फ्रेज है, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना आए कि क्लॉज क्या है और फ्रेज क्या है। अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए, व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो इज अ प्रॉब्लम। अब आपको पता चला कि कंजंक्शन को दिखा, कंजंक्शन जोड़ा किसको, हाँ क्लॉज को नहीं जोड़ा था, किसको जोड़ा है, तो हम लोगों ने गलत आंसर दिया था, अब सही है, फ्रेज को जोड़ा है। अब आइए नीचे, व्हाट ही सेज एंड वेयर ही गोज इज नॉट सर्टेन। हाँ इसमें देख लीजिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। और वो भी कौन वर्ब, मैंने लिखा है ना कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, तो लिखा है ना फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। अब वर्ब में भी बहुत सारे होते हैं, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। तो ध्यान दें कि अभी थोड़ा हल्का हिंट देते हैं, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हो उसे कौन वर्ब बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के हिसाब से न हो उसे क्या करते हैं, नॉन फाइनाइट। ही सेज, इसमें हमने क्या लगाया एस, यहाँ भी ही क्या लगाया, तो ये आपका फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, इसलिए टोटल को हम क्या बोलेंगे, क्लॉज। कोई दिक्कत, टोटल को क्या बनाया मैंने, क्लॉज। अब आता है, हम लोग कंपटीशन की दुनिया में एंट्री करते हैं, तो कॉमन एरर सबसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है। तो लास्ट सेंटेंस, इसमें बताइए कि हमारे 5 सेंटेंस हैं, इसमें किसी में एरर है, अब देखिए पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है, सारा के सारा एकदम सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पेन के आगे ए आया, पेंसिल के आगे भी ए आना चाहिए, आर्टिकल में ये आना चाहिए। भाई नियम तो सबके बराबर होते हैं, लेकिन आप लोग मैथ पढ़ते होंगे, हैं तो मैथ पढ़ते होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल हमारा मैथ कमजोर है, वैसे क्या x² + 5x कॉमन तो होगा ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हिसाब किताब इंग्लिश में भी वही चलता है, सेम टू सेम। यहाँ पे देख लीजिए, हम अगर क्या लगा दें तो भी गलत नहीं है, आ हटा दें तो अगर कोई दुनिया में है तो बताया कि गलत कॉमन ले लिया, ठीक है, अभी भी क्या है, सही है। अब थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए, कॉमन लिया तो ब्रैकेट भी लगा दो, इसे ब्रैकेट नहीं लगता है ना। अब देखिए, अब पेन और पेंसिल, यानी कि अब ग्रामर करता है, रिटेन करता है फॉर्मल इंग्लिश,
कि अगर वर्ड के कम होने से करेक्शन हो जाता है और कंप्लीट मीनिंग आ जाता है तो क्यों हम एक वर्ड बढ़ाएं? वर्ड बढ़ाना एरर माना जाता है। यही अगर कंपटीशन में आ जाए, यहाँ भी अ लगा दे तो एरर हो जाए। वो कहेगा, बताएगा कि आप इसी अ से दोनों का काम चल जाएगा। इसलिए आप बार बार जितना बार नाउन है उतना बार अ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो गिव मी अ पेन और पेंसिल, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, करेक्ट। आप देखिए ध्यान से, आपको बता देते हैं। आप यहाँ पे हम अभी कुछ इंडिकेशन नहीं देंगे, ट्रिक लिखवा रहे हैं, आप एरर खुद निकालिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। अगर निकालना कुछ नहीं होता है, पांचों सेंटेंस में कौन है आपको पता करना है। ध्यान देखिए, वन क्लॉज इक्वल टू एस एस। एस एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अब अपना इंडिकेशन बनाते जाइए ध्यान से। वन क्लॉज इक्वल टू सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर होता है। आप एक बात बताइए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा? प्लुरल, कि वो भी सिंगुलर। ही है तो हम गो बोलेंगे या गोज बोलेंगे? गोज बोलेंगे। सी है तो कम बोलेंगे या कम्स बोलेंगे? कम्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है सेंटेंस में, यू मस्ट चेक इट आउट। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे नंबर 2, मोर देन वन क्लॉज इक्वल टू, मोर देन वन क्लॉज इक्वल टू यस। अब कुछ पता चले कहाँ पे एरर है? पता चल गया होगा। फिफ्थ वाले में पता चला। देखिए बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं, आर नॉट सर्टेन, एसबीआई पीओ। तो अब ये सेंटेंस आया था कि ए में एरर है, कि बी में एरर है, कि सी में है, कि डी में, सी में है। किस पार्ट में एरर हो रहा है? सी में एरर हो रहा है। इज की जगह क्या आर, क्योंकि आपका यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ तक कितने क्लॉज है? व्हाट ही सेड एक क्लॉज, और वेयर ही गोज, ये कितने क्लॉज हो? एक और, तो एक एक इंक्लूडिंग कितना हुआ? 2 क्लॉज। और 2 क्लॉज है तो इज गलत है, इसकी जगह क्या है? ठीक है, डेवलपमेंट आई। तो अब कंपटीशन में याद रखेंगे कि अगर एक से अधिक क्या आ जाए, क्लॉज आ जाए, तो ध्यान देंगे वर्ड जरूर गलत दिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, अगर जल्दी कोई आया बोल दिया कि व्हाट ही सेज एंड व्हेन ही गोज इज नॉट नोन टू मी या इज अनसर्टेन, तो हमें क्या पता चला? हम तो मीनिंग समझ गए। ऐसे भी हमारे एग्जाम में भी आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? 2 बार पढ़ेंगे सेंटेंस, वो खुश हो जाएंगे, कहीं ना कहीं एरर मारने देंगे, नहीं मारेंगे तो एरर मारेंगे। ठीक है, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि नॉलेज अगर हो तो कुछ काम बने। तो अब हम इसमें से जितना पढ़ा है मैं पूछूं, तो एक नोट कर दीजिए, नोट कर दीजिए। तैयार है ना? पूछें। सिंपल सा एग्जांपल है, आप बताइए कंजंक्शन किसे करते हैं? जो एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ते हैं, जैसे वर्ड को वर्ड से, सेंटेंस को सेंटेंस से, क्लॉज को क्लॉज से, फ्रेज से। ठीक है, आप बताइए फ्रेज किसे करते हैं? कोई सिंपल एग्जांपल।
एग्जांपल बताना या एग्जाम्पल या कुछ भी जैसे मन करे। प्रीपोजिशन और वर्ब हाँ, जिसमें वर्ड वर्ड प्रीपोजिशन यूनिक मीनिंग को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। ये नॉलेज होता है ना, तो अपने आप दिखता है भाई जानकार है, नॉलेज जानता है। वैसे नहीं कि फ्रेज किसे कहते हैं आप, फ्रेज न्यूज़पेपर पढ़ लो किताब उठा लो ये क्या है, होना चाहिए ना। चलिए पीछे से सेंटेंस किसे कहेंगे? जो एक प्रॉपर मीनिंग देता हाँ, एक हम कहें कि सर सेंटेंस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मीनिंग कंप्लीट दे, तभी हम मानेंगे कि क्या है ये सेंटेंस। अगर इनकम्प्लीट दे तो हम खराब मतलब कभी नहीं मानने वाले हैं कि ये क्या है सेंटेंस। चलिए सेंटेंस में होगा क्लॉज। क्लॉज का एग्जांपल आप बताइए, क्लॉज किसे कहेंगे? सर मैं हाँ, क्लॉज हाँ, क्लॉज वो होगा जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बनेगा। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा एक तरह से, वही सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। होना चाहिए। कोई भी क्लॉज जिसमें, क्लॉज एक बेसिक चीज होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना चाहिए। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि क्लॉज कंप्लीट मीनिंग देता है या इनकम्प्लीट? नहीं दे भी सकता है, नहीं भी नहीं दे सकता। जनरली इन केस मतलब वो नहीं ही देता है, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, वो सेंटेंस नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताइए कि यदि एक सेंटेंस में एक ही क्लॉज आया तो वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? सिंगुलर। एक ही क्लॉज आए होते क्या सिंगुलर होगा। अगर एक से अधिक क्लॉज आ गए, मान लिया कि 2 क्लॉज, सर एक बात बताइए, एक सेंटेंस मैंने देखा उसमें 5 क्लॉज आए, तो 5 क्लॉज आए थे तो क्या प्लूरल होगा। एक से अधिक कोई भी क्लॉज आ जाए तो क्या हो जाए प्लूरल। हम लिखी व्हेन ही कम्स, वेयर ही गोज, व्हाट ही डज इज अनसर्टेन। गलत है कि सही? गलत है। आर आंसर, क्योंकि हमने बहुत सारे क्लॉज लगा दिया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो समझ में आई? कंजंक्शन पक्का? देखिए टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन आप थोड़ा अपने में डिसाइड कीजिए कितने टाइप के कंजंक्शन होते हैं। देख लीजिए, एक तो हुआ कि हमारे कंजंक्शन का बेसिक नॉलेज हो, वो तो मैंने कर लिया, क्या है कंजंक्शन पता चल गया। अब आएंगे पेपर में तो देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अब रही बात कि टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कितने टाइप्स ऑफ कंजंक्शन होंगे, किसी को कुछ आइडिया? अब ये देखो ग्रामर में इतना है कि हमारा कंजंक्शन का पता चल गया तो हो गया, ऐसा बात नहीं। अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें हर एक चीज़ का डिटेल या कुछ नॉलेज होना चाहिए। अभी इतना से हो हमारे पेपर निकल क्वालिफाई हो जाएंगे। अब कहें कि क्यों हम टाइप्स पढ़ने के लिए मतलब टाइम वेस्ट करें, लेकिन टाइप्स तो बिना पढ़े कोई रास्ता है ही नहीं। बताइए कितने टाइप्स ऑफ कंजंक्शन होंगे? 4। नहीं, अभी तक सारे टाइप जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबके टाइप्स में आगे पीछे हो गया, कुछ बढ़ भी गए कुछ कम भी हो गए, लेकिन कंजंक्शन पहले से लेके अभी तक उसके टाइप्स में कोई डिफरेंस नहीं है। 3 ही कंजंक्शन है। कितने टाइप्स होते हैं भाई? 3। इसमें कोई चेंज नहीं है। लिखेंगे 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन है। फर्स्ट लिखिए कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
हमारे 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन है, और इस एक केवल कंजंक्शन की बात करें तो कोई भी कंपटीशन में हम बैठ जाए मतलब मिनिमम 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कहाँ से आएगा ये कहना मुश्किल है, इसलिए नॉलेज तो रखना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग। तो हम लोग फर्स्ट शुरू करेंगे। फर्स्ट लिखिए आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हेडिंग वीडियो। लिखेंगे द conjunctions which are used to join two words, clauses, phrases and sentences together. अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है? कंजंक्शन 4 चीजों को जोड़ता है ना, तो सब आया, वर्ड्स, क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस। तो ये कहता है मतलब लगभग उसी एग्जाम्पल को मैंने इसमें लिखा है। फर्स्ट वही होता है कोऑर्डिनेटिंग। तो द कंजंक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक साथ जोड़े, तब उसे हम क्या कहें? हाँ, कोऑर्डिनेटिंग। अब 1-2 एग्जाम्पल इसमें लिख लेंगे। Where she goes and when she comes is difficult to say. Where she goes and when she comes is difficult to say. यही तो हम चाहते थे कि आप लोग इंडिकेशन करें। आ रहा पता चला? तो अब ऐसे ही पेपर में आएंगे, जैसे BA के पेपर, बैंक, एयरफोर्स, CBS या कुछ भी पेपर बैठे, इंग्लिश वही होता है ना, बस मेन फैक्टर क्या है हमारे पास? कंसेप्ट। अब आपको पता चल गया कि एरर चाहे कैसे भी आ जाए पकड़ लेंगे हम। आपका एरर कहाँ पे है? बीच की जगह। आप बताइएगा, ईच की जगह लोग बोलते हैं आर। आपको क्लियर करना है कि क्यों ईच की जगह आर। क्या यहाँ पे एक से ज़्यादा क्लॉज है, एक से ज़्यादा, ठीक है। तो क्लॉज आपका वेयर से, टोटल 2 क्लॉज। चलिए, तो इसमें बताइए कि किसको जोड़ा इसने? क्लॉज। दूसरा एक और एग्जाम्पल लीजिए। Ram as well as all his friends. Ram as well as all his friends are absent today. राम और उसके सारे दोस्त, जितने भी उसके दोस्त हैं, सबको आज क्या है? एब्सेंट। तो बताइए कि इसमें कंजंक्शन कौन है? एज वेल एज, ये कंजंक्शन है। एज वेल एज भी पेपर में पूछे गए हैं कि एज वेल एज क्या था, तो आप पता चलेगा क्या है? कंजंक्शन है। लेकिन
अभी हम केवल ये जानते हैं कि एज वेल एज कंजंक्शन। अब तो ये भी पता चल गया ना कि कौन कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग। अब उसमें भी ब्रांच बना देता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोरिलेटिंग है कि कोऑर्डिनेटिंग है कि नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कौन कंजंक्शन है ये? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये भी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, और ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसमें एरर है या सही है? क्या है? तो मैंने पढ़ा है कि जब एज वेल एज से जोड़ते हैं तो वर्ग जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आती है, है ना? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। और देखिए इसमें आपका एरर कहाँ है? आर की जगह क्या होंगे? अब इसका इस वर्ब का मालिक कौन है? ऑल हिज फ्रेंड्स है कि राम? राम है। कभी भी याद रखेंगे कि एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो वर्ब का सिलेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए क्लियर। अब लिखिए नोट। अब हम लोग ये पता कर लेंगे एक लाइन में कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन है। लिखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर एज फॉलोज। अब अपने से कुछ बताते हुए कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे एक तो एंड, एज वेल एज और ठीक है, और भी हैं स्टिल, ठीक है, स्टिल भी है। विथ तो प्रीपोजिशन है, स्टिल, बट, येट, Not only but also. Not only but also. नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन है, लेकिन वो ये कंजंक्शन में नहीं आया, उसका कोई और नहीं आया। अब देखिए कैसे हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन तो है, लेकिन वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं। तो एंड, एज वेल एज, और, स्टिल, बट, येट, नेवरदलेस, सो भी है, देयरफॉर, ऑल्दो भी है। हाँ ऑल दो है, लेकिन वो इसमें नहीं आया। बस ये ध्यान दें कि इसमें इतना ही कंजंक्शन है। स्टिल को इंजेक्शन होता है। हाँ स्टिल भी कंजंक्शन है। सर बिकॉज इसमें है ना, बिकॉज का दूसरा पार्ट है, वो इसमें नहीं आएंगे। अब देखिए बिकॉज भी कन्वेंशन है, बट वो कौन है? सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग में जाएंगे। अब ये देखिए, ये सारे वर्ड तो आप लोग देखे ही होंगे, सुने ही होंगे, मतलब तो पता है बट मतलब क्या है, ये मतलब क्या है, स्टिल मतलब क्या है। लेकिन पेपर में जैसे अब हम ऐसे गए एग्जाम देने, पेपर में देखिए स्टिल आया है, अच्छा तो स्टिल आते जाते आपके दिमाग में तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि अच्छा कन्वेंशन तो मिला हमें। अब इसके बारे में जानकारी कितनी है, आप क्लॉज पहचान लेंगे एग्जाम में, लेकिन अब क्लॉज के बारे में जानकारी कितनी थी, उसके हिसाब से पेपर में हम अपना क्या करेंगे, काम फास्ट कर लेंगे। अब यहाँ तो लिखेंगे आप एरर्स, सेंटेंसेस, he earns much, yet he is not satisfied. नोट का मतलब क्या होता है? नो एरर। नो एरर तभी हम लगाते हैं जब सेंटेंस का लगता है, नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं तो एरर देंगे। तो आप नोट करते जाएंगे फास्ट और अपना दिमाग सेट करते जाएंगे। One of the
worked hard, nevertheless he failed. The best is yet to come. इसको इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव इट। क्वेश्चन है प्लीज। नोट करने के बाद देखिए, कुछ दिमाग लगाइए कि कहाँ पे एरर है, इस बात में कुछ आइडिया पहले से पता चलेगा, बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग।
वर्ब में यूज कर सकते हैं, मतलब वर्ब को कहीं चेंज भी- करने में, कहीं भी उसकी आप- फॉर्म से रिलेटेड नहीं, कोई भी वर्ब के कॉन्टेक्स्ट को चेंज करना है। अभी जो लगता है आप उसके हिसाब से कुछ कर सकते हैं। एरर अपना देख सकते हैं। अब बताइए कि इसमें जितना मैंने एक सेंटेंस लिखा है इसमें से बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो अपना दिमाग लगाएं और देखिए कि किस पार्ट में एरर है, कुछ गेस करें, गेस आउट। उसके बाद हम तो ट्रिक और कंसेप्ट लिखवाएंगे। तो सर इनको बताया नहीं है ना अभी तक सर? नहीं जिसने बताया, हाँ, अच्छा। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि वर्ड डिफिकल्ट है, सारा इजी इजी वर्ड लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन अगर आ जाए तो समझ तो जाएंगे ना कहाँ से क्वेश्चन आया हाँ, सर। सर, ए में लग रहा है मेरे को। है। ए में। सी में। सर यहाँ पे ना इतना बड़ा है कि येट के साथ कंजक्शन आती है कोई सी, मतलब ऑल्दो यूज होता है सर, ऑल्दो। Although, तो इसलिए बोलेंगे ना ऑल्दो ही अर्न्स मच येट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। हाँ भाई जिसको जो लगता हाँ, है मेरे को तो सही लगा। वो क्या है, personal idea है। नोट हो गई सब किसी का? तो हम और टाइम दें या बताओ बैठे रहेंगे। अपना कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। वैसे फर्स्ट का तो एरर आप लोगों ने निकाल दिया होगा, किस पार्ट में है? फर्स्ट में किस पार्ट में एरर है? ए में ही अर्न्स, अर्न होगा ही अर्न। अच्छा एक बात बताइए, अपने आप में वेरिफिकेशन करेगा। ही अर्न्स तो सही है। ही अर्न, नहीं सर, ये ग्रामर का टेंस का किस चैप्टर में पढ़ाई हुआ है? ही अर्न। प्रेजेंट हाँ सिंपल है। तो या तो इसको आप बोलेंगे ही अर्न, तब ये सही है, पास्ट में चला गया। या तो इसको क्या बोलेंगे? अर्न। ही अर्न कुछ इंग्लिश में वर्ड है ही नॉट एट ऑल। तो एक बात ध्यान में, कौन सा वर्ड कब सही होता है, उसका सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, ही क्या है? सिमिलर। तो वर्ब भी क्या होगा? सिमिलर। तो ये सिमिलर वर्ब होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अच्छा हम बोले कि दे कम, सही है गलत? सही है। हम बोले दे कम्स, गलत। तो ये कहाँ से है, कैसे है? हाँ लेकिन फ्लुएंट में कोई ऐसा लगभग बोल देता है। अब जैसे प्लेयर्स है, चाहे कुछ भी हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या स्टार्स से कुछ भी, अब इतना माइनर मिस्टेक थोड़ा नहीं लगता है उसको, तो मैसेज चाहिए। स्पोकन में चल हाँ स्पोकन में चल जाता है। अब कम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें तो नहीं चलेगा, बिल्कुल ही एरर हो ही जाएंगे। तो ही अर्न्स, तो यहाँ ही अर्न्स सब्जेक्ट के हिसाब से वो फिट बैठता है। अच्छा एक होता है कि बचाना, आप कहाँ से कहाँ तक बचा सकते हैं, कितना आपके नॉलेज के पावर आपके वश में है। तो ही यहाँ ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? इतना तक आप दावा कर सकते हैं कि भाई हम इतना बचा सकते हैं, इतना में कोई एरर नहीं। अब आगे का हम रिस्क नहीं ले सकते, आगे क्या होगा ये तो देखना पड़ेगा। तो ही और आगे ये भी बचा सकते हैं आप। ही के साथ क्या लगा? आर लगा दें क्या? तो नहीं, लंदन से इंग्लिश पढ़ के आए थे। तो ही आर मच येट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा अब कुछ अपने लेवल में रख के, कुछ अपने कंसेप्ट में मतलब एडवांस में रख के तब आप डिसाइड कीजिए। एग्जाम में यही होता है कि आप कहाँ तक बचा सकते हैं। अब वो आगे नहीं समझ में आता है तब तो कुछ लोग तुक्का मार देते हैं, क्या करें। अब इसके आगे हमारे चीज समझ नहीं आएगी। तो ही अर्न्स मच येट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। अब एरर आगे कहाँ तक लेंगे? तो शायद येट की जगह स्टिल आएगा। तो बट भी आ सकता है। बट भी आ सकता है। तो एरर हम किस में दें? बी में। और किसी को में भी बी सही भी हो सकता है, बी गलत भी हो सकता है, नो डाउट।
चलिए सेकंड में आपको क्या कैसा लगता है? नो एरर। वन ऑफ द बॉयज इज स्टिल प्लेइंग इन द फील्ड। नो एरर। चलिए नो एरर तो सही है, तो सही बता रहे हो अभी हमने ऐसे जवाब। नहीं, अभी तो आपका ओवरव्यू ले रहे हैं। So one of the boy. One of the boy. वन ऑफ द बॉय। अब देखिए बहुत लोगों का अलग अलग कॉन्सेप्ट, किसी को लगता है कि नहीं भाई वन ऑफ द बॉय, किसी को लगता है नहीं वन ऑफ द बॉयज। अब हम इसी में कंफ्यूज हैं। एक बात अभी बता देते हैं, पॉइंट आउट कर लेंगे कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आते हैं। क्या आते हैं? लेकिन यहाँ से एस हटा के आपके एरर कंपटीशन में दे सकते हैं वन ऑफ द बॉय, तो गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे? वन ऑफ द बॉय। अब आगे बताइए कि एरर है कि नहीं। वन ऑफ द बॉयज इज स्टिल प्लेइंग इन द फील्ड। नो एरर। नो एरर। नहीं बॉय में तो है, बॉयज में ठीक है। बॉयज अभी तो बताया मैंने प्लूरल होगा। और आगे आर स्टिल। यानी कि बी में देंगे आप। यस। चलिए कुछ ख्याल तो आ रहे हैं। थर्ड नंबर I I called him. called him, still he did not come. But she did not come. But she did not come. This is a word like a B में. B में. Fourth number, he worked hard, nevertheless he failed. उसने कठिन परिश्रम किया, फिर भी वो फेल कर गया। अरे ऐसा होता है। कभी कभी आदमी देखते हो पूरा हार्ड वर्क किया फिर भी क्या होगा, किसी ने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा कभी कभी इत्तेफाक से हो जाता है। तुम्हारे साथ हुआ? नहीं सर, मेरे साथ नहीं। अच्छा चलो, तो इस पार्ट में आप किस में देंगे? नो एरर। नो एरर। बी हो सकता है। बी हो सकता है। नहीं, जिसको जो लगे हो सकता है, क्योंकि अभी हम वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। He asked me 3 questions and I replied 2 of them. सर इसमें या तो रिप्लाइड को आंसर कर सकते हैं, मैं ये पूछने वाला था। Replied को answer. हाँ सर या फिर मे बी रिप्लाइड के आगे टू प्रीपोजिशन ऐड कर दें। सर रिप्लाइड के राइट साइड तो में। आपको मिला जुला के एरर किसमें देंगे? सर वो आपने जानबूझ के डाला है सर, सीडी बीच में। अच्छा CD। सर सीडी के बीच में आ रहा है, अब कहाँ डालूं? C plus D upon या तो नो एरर आ रहा है। C plus D upon 2 कर दे। हाँ ये सर। I replied तो सी में डाल दो सर। C में। सर सी। चलो C दे दो। The best is yet to come. No error. The best is yet to come. अच्छा तो अब होने वाला है। The condition of the country is still to be discussed. सर बी में हो सकता है, इसमें सिक्स्थ वाले में ना। Sixth में B में। Still yet to come. हाँ तो ये टू लगा नहीं। The best. The best is yet to come. The best is yet to come कि the best is still to come? सही है सर, ये टू। Still हो Yet ही सकता होगा। है। बोलने का वही होता है। Yet भी हो सकता है, still भी हो सकता है। अच्छा एक होता है ना कि किसी को हैबिट बन गया है, तो हैबिचुएटेड सेंटेंस को पता चल जाता है। अब लोग अपना हैबिट से पकड़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे लाइफ टाइम इंग्लिश पढ़े हैं, किताब पढ़े हैं, और उसके हिसाब से अपना जो उनके पास नॉलेज है उसके हिसाब से पेपर देते हैं। अब वो उनके सामने वो जो अपना इंग्लिश पढ़े हैं वो बेस्ट है। अब चाहे कोई भी इंग्लिश आ जाए हम अपने हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द कंडीशन ऑफ द कंट्री इज स्टिल टू बी डिस्कस्ड, येट टू बी डिस्कस्ड, यानी कि यहाँ पे सी पार्ट में ही डिड नॉट कम येट। चलो ये तो इम्प्रूव करना है, ये तो आगे चलेगा। अब हम लोग यहाँ से जो कंसेप्ट डिस्कस करते जाएंगे आप नोट करते रहिए। इससे ये होता है कि पहले आप कुछ सेंटेंस जब करते हो तो आपके अंदर कुछ माइंड डेवलप होता है, आपको पता चलता है कि आपने दिमाग लगाया है, आपने कोशिश किया है, आंसर सही हुआ या नहीं। अब हो सकता है कि आपने जो कोशिश किया उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन क्या हो गए, सही हो गए। सही हो गए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगर गलत भी होते हैं तो कॉन्फिडेंस घटेगा नहीं, बिकॉज यू
राइट। आपने क्या किया था? कोशिश की। अब यहाँ पे देखिए, he earns much yet he is not satisfied। ये क्वेश्चन आपका बी में बिल्कुल गलत जवाब है। He earns much yet he is not satisfied। फिर भी आपने देखा इसमें, अच्छा कम से कम ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए तो पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से आया। किस चैप्टर से है भाई? क्योंकि हमें क्या दिखा, ये जोड़ तो रहा है, हमें येट के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए हम क्या हो, इसलिए मेरे क्वेश्चन गलत है। जानकारी क्यों नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखिए आप ट्रिक नंबर 1। अब येट के बारे में जानना क्या है? बहुत जरूरी। बताने कब आ जाए एग्जाम में, हम ऐसे मजाक मजाक में ले रहे हैं, पेपर में आ गया ये दिख गया तो हम कुछ तो करेंगे, ऐसे थोड़े कि येट दिखा हम भी दिखे। येट का यूज कहाँ करते हैं? कुछ आइडिया? ध्यान देंगे कि येट का यूज निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और वो येट उस सेंटेंस में काउंट होगा जहाँ से वो सब्जेक्ट वर्ब लेके आगे बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर वो सब्जेक्ट वर्ब में लेके आगे नहीं बढ़ता तो उसमें काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे येट यूज इन द नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, येट का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। उसी हिसाब से आप ट्रिक नंबर नेक्स्ट लिख लीजिए। सेकंड, येट के बाद आपके मन में ख्याल आता होगा कि और कौन सा वर्ड है जिसका डिस्कस किया जाए? स्टील। पता नहीं कि अगर येट ना आ जाए तो क्या आ जाए? तो स्टील के बारे में येट तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, तो आपको पता चल गया होगा कि स्टील कहाँ करेंगे भाई? पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखिए स्टील यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। ओके, अच्छा चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है he earns much yet he is not satisfied। यहाँ देखिए येट जो आया, बताइए कि येट इस सेंटेंस में काउंट होगा कि येट इस सेंटेंस में काउंट होगा? लास्ट वाले में काउंट होगा। इसका तो बात खत्म हो गई। he earns much, वह खूब कमाता है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि ये इसको इस सेंटेंस में कैप्चर कर रहा है। अब ये येट वाला जो यहाँ से सेंटेंस चल रहे हैं वो सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है। तो नॉट लगा है तो बताइए सही है गलत? बिल्कुल सही है, नो एरर। ये नॉट सैटिस्फाइड। लेकिन पेपर में हो सकता है कि ये सेंटेंस हम चेंज करके आ जाए इसी सेंटेंस को, यहाँ धीरे से येट को हटा के क्या कर सकते हैं? स्टील। तो स्टील क्या हो जाएगा? वहाँ पे स्टील की जगह, ठीक है। तो अब येट और स्टील में कुछ डिफरेंस पता चला? हाँ। सेकेंड नंबर, वन ऑफ द बॉयज इज स्टिल प्लेइंग इन द फील्ड। अभी इस पार्ट पे नो है, यहाँ देख लीजिए स्टील तो है, स्टील के बारे में कुछ पता चला? अफर्मेटिव है, तो सेंटेंस आपको अफर्मेटिव लग रहा है नेगेटिव? अफर्मेटिव, नॉट तो कहीं से नहीं है, तो अभी तो ये पॉजिटिव है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ये स्टील चलेगा। बाकी अगर नहीं है तो बताइए। स्टील तो बिल्कुल सही, नो एरर, यानी कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नो एरर पे कलम तभी जाता है जब कलम में क्या होता है? लेकिन आप हैं सर बता दें कि वन ऑफ द के बाद जब प्लूरल नाउन आएगा हाँ। तो वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग नहीं होगी? वही तो हम पूछ रहे थे। कॉन्फिडेंस तो बहुत लोगों ने दिखा दिया,
लेकिन ये क्या हो गए? देख लो, सॉरी गलत कहाँ से? सही तो है। यहाँ पे किसका एरर था? किसी का था या नहीं था बताइए? आर हो सकता है। अब ये हमने यहाँ तक चर्चा किया था जब ट्रिक बताए थे, तो बोला था कि वन ऑफ के बाद नाउन क्या आते हैं? लेकिन मैंने वर्ब की चर्चा नहीं किए थे, लेकिन आप पूरा फाइनली लिख लीजिए। कभी भी वन ऑफ के बाद क्या आते हैं भाई? प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। ठीक है। अब देखिए, आप स्टील के बारे में अच्छा से जानते हैं, आप वन ऑफ के बारे में भी क्या हो जान गए? वन ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन है ना, सिंगुलर वर्ब वो भी है, स्टील अफर्मेटिव है, चलेगा, आगे कहीं एरर नहीं है। अभी एक एक हर किसी से पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। लेकिन अब इतना सारा चीज एट ऑल, अब आगे चलोगे, आप बोलोगे सर इतना ट्रिक्स है, इतना ये है। हर टॉपिक का अपना क्या होता है, कंसेप्ट होता है ना। तो इसका ट्रिक्स आपका इसी में रहेगा। फिर नाउन जब ट्रिक्स शुरू होगी तो उसका ट्रिक्स उसमें जाएंगे, प्रोनाउन जब शुरू होगा तो उसका ट्रिक्स उसी में जाएंगे। ठीक है, सब में रेफर करेगा। तो नो डाउट दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी कुछ काम, क्योंकि हम जो पढ़े थे वो हम पढ़े थे, जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। आई कॉल्ड हिम स्टिल ही डिड नॉट कम। सही लग रहा है। हाँ, स्टिल देखिए, स्टिल के बाद क्या है? नेगेटिव हो गया। अब माइंड कुछ डेवलप हो गए। आई कॉल्ड हिम येट ही डिड नॉट कम। अच्छा, मान लो कि यहाँ स्टिल और येट कुछ न हो, यहाँ पे क्या आया हो? बट। तो अब क्या एक्शन लेंगे? सही है या गलत? सही है। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट कम। सही है। याद रखिए कि बट एक ऐसा चीज है, बट एक ऐसा कंजंक्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव दो सब में चलता है, वो हीरो है। ठीक है। तो बट इज द हीरो ऑफ कंजंक्शन। यहाँ नीचे लिख लेंगे एक मिनट। हाँ, बट इज, हाँ जैसे लिखिए आप, बट इज द हीरो ऑफ कंजंक्शन। बट सब में चलता है। ठीक है, मतलब बट को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अपोजिट सेंस आना चाहिए। लिखेंगे उसी में, बट इट इज यूज्ड इन अपोजिट सेंस। बट इट इज यूज्ड इन अपोजिट सेंस। जब अपोजिट सेंस दे तब यूज करेंगे। मतलब अब ये फर्स्ट सेंटेंस जो बोला उसके अपोजिट होना चाहिए दूसरा सेंस, तभी बट यूज करेंगे। अगर अपोजिट नहीं है तो हम बट का यूज नहीं करते। ठीक है, चाहे जिस हाल में हो अपोजिट। हाँ, एक बात और समझ लें कि एक होता है नेगेटिव, एक होता है अपोजिट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस भी दूसरे को अफर्मेटिव सेंटेंस में अपोजिट रिप्लाई दे सकता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस क्या लेता है? जैसे डिड नॉट, इज नॉट, आर नॉट, ठीक है, हैज नॉट, हैव नॉट, तो ये सबको क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। बात समझ में आई? तो अपोजिट सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में अंतर समझ में आए? हम बोले कि he failed, बताइए कि he failed जो मैंने बोला वो नेगेटिव सेंटेंस है कि अपोजिट सेंस है? अपोजिट वॉइस में अपोजिट सेंस है। नेगेटिव। He worked hard but he failed। लेकिन हम बोले कि he worked hard but he did not pass। तो did not pass जो मैंने बोला वो क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। वो अपोजिट नहीं था, वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो आगे बढ़ाएंगे आप। 1, 2, 3, थर्ड, ट्रिक नंबर 4 लिखेंगे। ऊपर वाला मिटा देंगे। बट सर हम बट को अपोजिट में यूज करें, नेगेटिव में तो यूज कर ही रहे ना। हाँ, नेगेटिव में वो तो हीरो है। आपने भी लिखा है ना यूज इन पॉजिटिव सेंस। हाँ, तो सेंस भी और सेंटेंस भी दोनों नेगेटिव दे रहा है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं येट को, स्टील को, बट को। अब ये एक वर्ड और है आपका क्या? नेवरदलेस। लिखेंगे इसके बारे में। अब नेवरदलेस अक्सर एग्जाम में बहुत डेंजरस है, आ जाता है एरर लेकर के और प्रॉब्लम में डाल देता है। नेवरदलेस जो है किसके बराबर है? नेवरदलेस इक्वल टू येट स्टील। दोनों में किसके बराबर? येट के बराबर है या स्टील के बराबर? हाँ, याद रखें कि नेवरदलेस बराबर है स्टील के। तो आपको पता चल गया होगा कि स्टील का यूज कहाँ होता है? पॉजिटिव में। यानी कि स्टील का यूज भी किस में होगा? क्योंकि बराबर है ना, इक्विवेलेंट। हाँ, तो नेवरदलेस इक्वल टू क्या लिखेंगे? स्टील। अब स्टील के बारे में मैंने ट्रिक लिखवा दिया है, आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे यूज करेंगे। नेवरदलेस एग्जैक्ट में क्या देते हैं? फिर भी इसका मतलब भी फिर भी, इसका मतलब भी फिर भी, येट का मतलब भी फिर भी। ठीक है, फिर भी का इंग्लिश तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत है, लेकिन फिर भी कब कहाँ यूज करें, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम उसके लिए अच्छा से तैयार हैं। अब कहें कि सर एक बात बताइए, सबका मीनिंग तो सेम आता है, सबका यूज अलग अलग क्यों होता है? तो मैंने आपको बता दिया कि ये किस में जाएंगे? अफर्मेटिव में। ये किस में जाएगा? नेगेटिव में। नेगेटिव। अब बट के बारे में आपको जानकारी है? हीरो। बट तो भाई ऑल राउंड जो है कहीं भी जा सकता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन इससे अपोजिट सेंस में यूज कर सकते हैं। नेवरदलेस को अपोजिट सेंस अब नहीं, अब अपोजिट सेंस ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, हाँ देख कर सकते हैं, जहाँ स्टील चल सकता है वहाँ नेवरदलेस चल सकता है। ठीक है, अब कहाँ है क्वेश्चन निकालिए। 4 नंबर, he worked hard, nevertheless he failed। अब अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए, सही है कि नहीं है? पक्का एक आना चाहिए, एक पॉजिटिव आवाज। है ना? मान लो कि पेपर में बैठे हैं, अब एग्जाम में होते क्या है कि हम लोग डाउट में न जाने कितने क्वेश्चन गलत करते हैं। एक तो टाइम की कमी, एक तो स्ट्रेस दिमाग पर रहता है, ऊपर से पढ़ाई तो हो जैसा भी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, he worked hard, nevertheless पॉइंट आउट। अब नेवरदलेस के ठीक बाद जो सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, हाँ अपोजिट सेंस दे रहा है। तो अपोजिट सेंस देगा तभी तो यूज करेंगे। उसने कठिन परिश्रम किया, फिर भी वो क्या हो गया? तो ये बिल्कुल सर he is not pass होता तो गलत हो जाता है। हाँ, he did not, येट आया था। हाँ हम बोल देते हैं कि यहाँ आ जाता कि he did not pass। अगर ये नहीं दे करके क्या दिया? he did not pass, तो ये तो आपका did not नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस में ये चलता है, बट तो हीरो है, बट तो हमेशा चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे नेवरदलेस रहता, यहाँ पे क्या रहता? he did not pass, तो यहाँ एरर हो जाता। आपको ये करेक्शन करना पड़ता, ये नहीं कि he did not pass को आप ही फेल कर दो। ये करने वाले आप कौन? आप सेंटेंस चेंज नहीं कर सकते, आप ग्रामर चेंज कर सकते। तो आपका ग्रामर ये चेंज, तो अभी तो फेल्ड है, फेल्ड के हिसाब से क्या है? सही है। ठीक है, फिर गेट आउट अगर पास करोगे। हाँ हाँ, अगर आप नीचे एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे he, क्या लिखेंगे? he worked hard। आप क्या लगाना चाहते हैं? ये तो ये लगाते आप समझ जाइए, यहाँ क्या लिखेंगे? did not pass, तब आपका ये सेंटेंस पास किया जाएगा आगे, नहीं तो नहीं पास किया जाएगा, फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। कह जाएगा कि इसको नॉलेज बेस है, ऐसे नॉन टीचर। ठीक है, अब ये यही होता है ना, पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो ये आ गया, डिड नॉट आ गया, कुछ भी आ गया। अब तो नॉलेज रहेगा तो कुछ काम बनेगा। 5th नंबर, आई में दिक्कत लग रही है। किसमें? आई में, केवल आई में दिक्कत, एक वर्ड में क्या दिक्कत? आई में अच्छी लग रही अच्छा एक बात बताइए, उसने किससे पूछा? मुझसे। जवाब कौन देगा?
आई ही तो देगा। आई को हम क्या कर रहे कर रहे हैं, पूछा नहीं उससे जवाब बोल दिया। He asked me 3 questions, but I replied to all. अब सोचिए एक एक वर्ड को वेरीफाई कीजिए। He asked me, उसने मुझसे पूछा कितना क्वेश्चन, 3, और मैंने कितना जवाब दिया, 2, उसमें से 2 दिया, तो मैं ही दूंगा जवाब, तो आई बिल्कुल सही है। हाँ, अब समझ में आया। देखो इतना करने के बाद कुछ दिमाग में पता चला, अपोजिट सेंस जा रहा है कि नहीं? और ऐसे बोलते सीधे he asked me 3 questions and replied 2 of them, मतलब खुद ही बता दिया उसने। एंड रिप्लाइड 2 of them। अच्छा, आई को हटाना चाहते हैं, आई को हटा के सही बात है होना चाहिए। He asked me 3 questions and replied 2 of them। तो इसे ये पता चल गया कि क्वेश्चन उसी ने कितना पूछा, 3, और जवाब उसी ने 2 दिया। तो सही है। मुझसे पूछा क्यों, जवाब मुझसे क्यों पूछा? मुझसे पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा। सर एंटी का बताएगा। बात सही है। नहीं हो सकता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं जवाब ही दे देते हैं। तो यहाँ इन्हीं को भी आता है, खुद क्वेश्चन करता है, खुद आंसर देता है। हाँ, he asked me 3 questions and I replied 2 of them। ठीक है, आपका सेंस क्या आ रहा है, अपोजिट। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा और अपोजिट सेंस आ गए ना। 3 में मैंने जवाब कितना दिया, 2, तो 3 में 2 का जवाब दिया तो अपोजिट तो आ ही गया। तो यहाँ पे एंड सुटेबल नहीं है, यहाँ पे क्या देंगे, हम ऐसे बोलेंगे he asked me 3 questions but I replied 2 of them। ठीक है, तो एंड हटाइए, यहाँ पे क्या लगाएंगे, अच्छा। ऐसे ऐसे एग्जाम में ना सीधा लगेगा, एकदम लगेगा कि कोई एरर नहीं है, लेकिन ध्यान से अपोजिट सेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। हाँ, द बेस्ट इज येट टू कम। अब बताइए किस पार्ट में रखें, बी में येट की जगह क्या होंगे, स्टिल नहीं। ये क्वेश्चन ये नहीं कि आप जो बोल रहे होंगे, बिल्कुल कोई एरर नहीं, सही है। क्या नहीं फिर लिखिए आप, अब येट के बारे में मैंने एक तो रूल लिखवा दिया। आप कहेंगे कि सर येट का रूल मैंने देखा, ये सेंटेंस तो एकदम बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। अब बताइए येट का यूज कहाँ करते हैं, नेगेटिव। ये सेंटेंस नेगेटिव है नहीं। आप एकदम जैसे पेपर में आप देखें द बेस्ट इज येट टू कम, अब आप पहली बार चाहे जितना बार भी सुने होंगे, अब आप कहेंगे ना ये येट की जगह क्या होंगे, स्टिल। लेकिन ये बिल्कुल सही है, इसका कारण है ये प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस V1। अगर 8 प्लस 2 प्लस V1 के स्ट्रक्चर में मिल जाए, 8 के ठीक बाद सब्जेक्ट नहीं आया है, 8 के बाद क्या आ गया 2, और 2 के बाद क्या आ जाए V1, तो वो बिल्कुल सही है। ये ट्रिक होता है, एकदम सुटेबल है। 8 के बाद क्या आ जाए भाई 2 और V1 तो बिल्कुल सही है। सर ऐसा क्यों? ऐसा है इसका कोई जवाब नहीं। अब कहेंगे सर he earns much yet he is not satisfied। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो खूब कमाते हैं ट्यूशन देते हैं, ऐसा क्यों? अब क्या उसका अब उसका उससे वो बता सकता है क्या करना क्या नहीं। अब ये तो हमारे आए हमारे इंडिया में, और उन लोगों ने अपना क्या किया, रिजर्वेशन जैसा लगा दिया। अब बताओ हमारे पेपर कंपटीशन कितने टाइप तब हो गया, ठीक है। और नोट लिखेंगे ये सर हमारी मैम तो दे देती थी, जवाब होगा तो दे दिया जाएगा, नहीं है तो ट्रिक तो सॉल्व फिक्स है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। इसीलिए तो जवाब नीचे दिया जा रहा है।
ये लिखेंगे yet always used before yet always used before 2 plus v1। अब दो मैंने कंसेप्ट लिखा है। एक तो ट्रिक है आपका कि yet के बाद क्या आएंगे 2 और v1, तो करेक्ट फॉर्म है। और yet का यूज हमेशा कहाँ करते हैं 2 प्लस v1 के पहले, नहीं तो निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, अब अलग अलग आगे देखो कैसे ट्रिक कंसेप्ट में मतलब वेरिएशन हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। अब तुम्हें स्टिल जाने, नेवरदलेस जाने, येट जाने। अब देख लीजिए आप, मान लो कि पेपर में हमारे क्या आ रहा है येट आया, तो किसी को जोड़ा इसमें, कोई सेंटेंस जोड़ा, कोई सेंटेंस जोड़ नहीं रहा है, ये सिंगल सेंटेंस में येट आया। अगर सिंगल सेंटेंस में येट आ जाए तो अलग अलग रूल काम करेंगे, अलग अलग ट्रिक्स। तो ये देख लेंगे येट के ठीक बाद क्या है 2 के बाद क्या है फर्स्ट फॉर्म, तो बिल्कुल क्या है सही। द बेस्ट इज येट टू कम हमेशा बोलेंगे, लेकिन अगर पेपर में ऐसे दे देता है, अब ये भी आया था द बेस्ट इज स्टिल टू कम, तब ये स्टिल को क्या करेंगे। अब ये क्वेश्चन एकदम जल्दी शानदार तरीके से निकालेंगे आप। एरर है या नो एरर किसमें Still need to be discussed. हाँ, स्टिल की जगह क्या आएंगे क्यों आएंगे भाई हाँ देखो स्टिल के ठीक बाद क्या है 2 बी जो है वो आपका फर्स्ट फॉर्म, तो आपका स्टिल गलत है। स्टिल की जगह क्या आया हुआ क्वेश्चन है बैंकिंग। द कंडीशन ऑफ द कंट्री इज येट टू बी डिस्कस्ड, नॉट स्टिल टू बी डिस्कस्ड। अच्छा, he did not come yet। अब ये भी एक दिखा सिंगल सेंटेंस है। अब बताइए कि ये इसके बाद कोई सेंटेंस नहीं है, तो गलत तो इम्प्रूव तो करना पड़ेगा। ये के बाद 2 प्लस v1 भी नहीं है, आगे सेंटेंस ही नहीं। तो कभी भी याद रखें, अगर सिंगल सेंटेंस ये आ जाए तो वो टेंस एक ही टेंस में आता है, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो नीचे ट्रिक नेक्स्ट लिखेंगे कि येट इज ऑलवेज यूज, हाँ ट्रिक में येट इज ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट। येट इज ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट in a single sentence. In a single sentence. अगर सिंगल सेंटेंस हो तो ये का यूज किसमें करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप देख लीजिए, इसको इम्प्रूव करने के बाद बार आता है पेपर में कि he did not count yet, या ये तो कभी कभी इधर लगा देते हैं yet he did not count, तो भी गलत है। आप इसको सही करेंगे, लेकिन एक बार ध्यान देंगे येट का यूज सिंगल सेंटेंस में करेंगे, लेकिन येट कहाँ यूज करेंगे फर्स्ट में या लास्ट में? येट का यूज लास्ट में करेंगे। तो क्या लिखेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है he has not come yet, ऐसे बोलेंगे he has not come yet, वो अभी भी नहीं आया है। तो शायद ट्रिक्स या आप पूछें तो ये आप देख लीजिए कहाँ पे क्या है, और जिसे पूछेंगे सही सही आई होप कि आप लोग जवाब सही दे देंगे। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत था भी नहीं। एक कहानी थी स्टिल नेवरदलेस व्हाट और येट के बारे में। तो आ रहा है समझ में? डाउट है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट हो तो बताइए। चलिए रेडी, पूछे ठीक है ना? बहुत लोग एकदम खामोश हैं। सर जो बट वाला है ना, जो बता रहे थे अपोजिट, उसमें लगता है अपोजिट। हाँ, तो 2-3 एग्जाम्पल करा देना उसको थोड़ा बट से करा देंगे।
चलिए मेरा हम एक सेंटेंस दे रहे हैं, आपको सुनना है और सुन करके उसमें एरर देख लेना है कहाँ पे है या ठीक है। I told him to come on time. I told him to come on time. Nevertheless, he did not come. ऐसे बोलेंगे I told him to come on time, yet he did not come. But he did not come. ठीक है, लेकिन बट तो हीरो है, बट के बारे में आप सोचिए मत। बट्टी लगाना। हाँ, हैं? बट्टी लगाना। अब क्वेश्चन में बट थोड़ी लगा के आएगा। हम अपने हिसाब से सोचेंगे। आपको तो ट्रिक लिखवाए हैं ना, पेपर में पूछेंगे। अब देखो बट हमको अच्छा लगता है, लेकिन होता क्या है कि पेपर में बट आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से बट की जगह आपको बट अच्छा लगता है, आ गया क्या? नेवरदलेस। अब आप ऐसा जानकारी रखेंगे कि कहाँ पे ये और कहाँ पे बट, कहाँ पे। आप बट से टेंशन मत लीजिए, बट का यूज अपोजिट सेंस हो और नेगेटिव सेंटेंस हो तो वो हीरो है, वो चल जाएगा, ठीक है। आगे आप बताइएगा, येट का यूज कहाँ करते हैं? येट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं या अफर्मेटिव? नेगेटिव। तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए, तब पता चलता है कि हम पढ़ाई किए हैं। ये अब बताइए स्टेज का यूज कहाँ करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव भी कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अच्छा एक सेंटेंस है मेरा, आप एरर निकालेंगे, सुनिए। वन ऑफ द क्वेश्चंस is still to be discussed. One of the questions is still to be discussed. हमने क्या बोला? One of the questions is to be discussed. still के बाद क्या आया? to be लगा दिया मैंने, to be के पहले क्या आएंगे? अगर to be नहीं होता तो yet चल सकता रहा, still चल सकता रहा। One of the questions हम कहेंगे one of the question is one of the questions is wrong, सही गलत? One of the question is wrong. One of the questions is wrong, सही है, क्योंकि बताया था मैंने कि वन ऑफ के बाद नाउन की फुल और लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि वन ऑफ द क्वेश्चंस आर रॉन्ग, तो आर नहीं होगा, क्या होगा? इज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट उसका वन है। अच्छा अब बताइए नेवरदलेस के बारे में क्या ख्याल है आपका? नेवरदलेस कहाँ यूज करते हैं? अब बताइए। अफर्मेटिव में यूज करते हैं क्योंकि वो स्टिल के बराबर होता है। स्टिल के बराबर, बस थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत है। हमें पता है कि स्टिल इक्वल टू नेवरदलेस, बस हो गया। स्टिल का यूज पॉजिटिव में करते हैं, अफर्मेटिव में तो नेवरदलेस भी वहाँ कर सकते हैं। अच्छा अब बताइएगा क्लॉज किसे करते हैं? जब मैंने क्वेश्चन पूछा अभी एकदम ऐसे जब मैं क्वेश्चन क्लॉज किसे करते हैं? हाँ हो गया, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आएगा उसे क्लॉज करते हैं। अच्छा बताइए कि क्लॉज और सेंटेंस में कुछ डिफरेंस? ठीक है। अच्छा आप बताइए फ्रेज किसे करते हैं? प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलने से एक नया मीनिंग निकले, उसे क्या कहेंगे? फ्रेज। जैसे पुट ऑन, पुट ऑफ, ठीक है। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना। तो पुट और ऑन दोनों मिला, पुट का मतलब क्या होता है? रखना, और ऑन तब तो अलग अलग मीनिंग आ गए, लेकिन पुट और ऑन दोनों को मिला दिए तो इसका यूनिक मीनिंग निकला। पुट ऑन का मतलब पहनना, जैसे आई पुट ऑन माई कोट, माई ड्रेस, ठीक है। तो ये है फ्रेज। अच्छा पुट ऑफ के आगे उल्टा? पुट ऑफ का मतलब उतारना, टेक ऑफ। टेक ऑफ। अच्छा
अब बताइए कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन का पूरा अच्छा से डेफिनेशन। जब कंजक्शन किसी चीज़ को जोड़ने के लिए कहते हैं, जब हम वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ते हैं, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ते हैं और क्लॉज को क्लॉज से जोड़ते हैं, तो उसके लिए हमने कंजक्शन यूज़ करना होता है। कंजंक्शन यूज करना होता है। निगेटिव सेंटेंस में दो सेंटेंस को जोड़ना हो और दूसरा सेंटेंस निगेटिव हो तो आप कौन कौन कंजंक्शन यूज कर सकते हैं? Yet के अलावा बट यूज कर सकते हैं। अब जिससे सेंटेंस पूछेंगे, सब कोई नहीं बताएगा, जिससे सेंटेंस पूछेंगे वही अगर बताएंगे। अब बताइए सेंटेंस बोल रहे हैं, आप सुनिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आई हेल्प्ड हिम, ठीक है, सब कोई मिल जाए। आई हेल्प्ड हिम, नेवरदलेस he did not remember me. I helped him, nevertheless he did not remember me. Get आएगा ना? बट भी आ सकते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है? I helped him, nevertheless he did not remember। अब जरा देख लीजिए, यहाँ पे नेवरदलेस आया है, यहाँ पे क्या है? बट या फिर येट हो सकता है। ये पॉजिटिव मीनिंग कैरी करे। नेवरदलेस आया है ना। अब नेवरदलेस के ठीक बाद जो सेंटेंस है वो क्या है? डिड नॉट नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में नेवरदलेस का यूज हम नेवरदलेस की जगह क्या करेंगे? या क्लियर हुआ? तो हम 5 सेंटेंस दे आपको, यहाँ निकाल लेंगे ना, एकदम कोई डाउट नहीं है। रेक्टिफाई he has not finished his work yet। इसको ए में है, बी में है, सी में है या नो है? One of the students ध्यान से
I helped him many times. Nevertheless, forgot me. क्या हुआ? टाइम हो रहा है जाना। कहाँ का? क्लास है? हैं? अच्छा, जाओ क्लास। बस जल्दी कीजिए। पाँच एरर है आपके। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हो गया? First sentence. He has not finished his work yet. आप लेट से आए हैं, तो इसके पहले मैंने इस सब के बारे में चर्चा किया है। कोई नहीं, आप देख लीजिए और हम कुछ लिखवाएंगे वो आप लोग। He has not finished his work yet. हाँ, तो किस पार्ट में आप कर देना? फिनिश आएगा। एक बात बताइए, टेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका यूज होता है? हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज है निगेटिव सेंटेंस है, वर्ब का कौन फॉर्म है? थर्ड। फिनिश करेंगे तो एरर हो जाए। ये कौन इंग्लिश है? ही हैज नॉट फिनिश, ही हैज नॉट फिनिश। ठीक है, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क येट। हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में? येट के बारे में। येट का यूज जोड़ने के लिए करते हैं, जोड़ने के लिए तो हुआ नहीं। येट के बाद फुल स्टॉप है। अब सिंगल सेंटेंस में येट का यूज आया तो कौन टेंस होंगे? टेंस बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट बताया था, और ये कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। बिल्कुल सही। आप बोलेंगे ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क येट। सर हैज की जगह हेड हो जाता तो फिर गलत हो जाएगा। उसने अभी भी यह काम नहीं समाप्त किया है। येट का यूज याद रखेंगे, किस टेंस के लिए करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। नो एरर है इसमें। सेकंड, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर absent स्टडी। अब ध्यान दें, मैंने ट्रिक लिखवाया है, आप लेट से आए हैं, नोट कर सकते हैं। वन ऑफ के बाद क्या आता है भाई? वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन सही है, आर की जगह क्या आएंगे? सिंगुलर वर्ब। अब एक मिनट, क्वेश्चन तो सही हो गया ना? वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट स्टडी। अब देखो, हम लोग यही होता है ना, बार बार एग्जाम देते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया, ट्रिक मेरे सामने है, क्वेश्चन भी मेरे सामने है, फिर भी एरर है। अब सोचो, दिमाग लगाओ, कहाँ पे एरर है? इंग्लिश मतलब क्या होता है? कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। हाँ, ये वर्ड पे डिपेंड है। स्टडी का मतलब किस टेंस में यूज करेंगे? पास्ट। ये बीते हुए पास्ट के लिए यूज किया जाता है, दिन के लिए। तो स्टडी आपने यूज, अगर यहाँ टुडे रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वर्ड क्या है? स्टडी। एक एक वर्ड से एग्जाम में हमारा क्वेश्चन फंसता है। तो यहाँ क्या आएंगे? इसकी जगह क्या यूज किए जाएंगे? हाँ, एरर बी में ही था, लेकिन वर्ड करके भी, सॉरी, यहाँ पे अगर वर्ड करके आता तो भी एरर हो जाता। सर तो यस्टरडे को नहीं बदल सकते?
नहीं, एक मिनट, sentence नहीं बदल मैंने क्या सकते। बताया फिर भी आप कि हम ग्रामर बदल नहीं बदल सकते सकते। सेंटेंस में दिए हुए वर्ड को नहीं बदल सकते यस्टरडे को टुडे को टुमारो को वी कांट चेंज हम लोग चेंज नहीं कर सकते ये हमारे राइट का पावर का चीज नहीं है जो चेंज करना था वो यहीं पे करेंगे आगे आइए थर्ड नंबर हाँ अब देख लो नेवर दिलेस के ठीक बाद कौन सेंटेंस है नेगेटिव है नेगेटिव सेंटेंस में कभी नेवर दिलेस का यूज नहीं होगा तो किसका यूज करेंगे आप ये he did not reply me फर्स्ट में भी तो ये सीना उसमें हमने नोरर कर एक मिनट अब जरा ध्यान से ये सेंटेंस फिर भी येट करने के बाद भी गलत हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि येट सिंगल सेंटेंस में आ गया और टेंस कौन लेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं ना ये पूरा सेंटेंस इंप्रूव करने की जरूरत है नेवर दिलेस के बाद नेगेटिव सेंटेंस नहीं आते तो इसको किस सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे ये टोटल मिला के एक ही में एरर जाएगा गलत ऑप्शन दिया गया है इसमें इतना पार्ट करेक्ट करना पड़ेगा ही डिड नॉट रिप्लाई को आप क्या बनाएंगे अफर्मेटिव इसको अफर्मेटिव बनाइए हाँ एक मिनट हम वर्ड तभी चेंज कर सकते हैं सेंटेंस में ऐसा नहीं कि केवल ग्रामर चेंज कर सकते हैं वर्ड भी चेंज कर सकते हैं लेकिन तब जब ग्रामर हमारा चेंज नहीं करना हो तब हम लास्ट ऑप्शन में क्या चेंज करेंगे वर्ड अब यहाँ पे देखिए ही डिड नॉट रिप्लाई को क्या करना पड़ेगा नेवर दिलेस ही इसको नेगेटिव करने के लिए क्या बोलेंगे रिप्लाइड नन या कुछ करके इसको नेगेटिव बनाएंगे डिड नॉट हटाना पड़ेगा रिप्लाइड या सीधा बोल देंगे अनआंसर्ड ठीक है नेवर दिलेस ही अनआंसर्ड उसने मुझे कोई आंसर नहीं दिया तब जाके ये काम बन जाएगा इसका ये है ग्रामर देखा कितना टफ है इतना बड़ा माइन्यूटली जाके देखना पड़ता है तब जाके पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है पेपर में आते ही अरे पेपर में ये SBI बैंक में आ चुका है कितना तभी तो मैंने नेवर दिलेस शुरू में ही दिया सही नहीं आया नहीं हाँ ये का यूज करेंगे तो सिर्फ इतना डीप में कैसे सोचेंगे यही तो नहीं सोचेंगे तो फिर एरर कैसे निकलेगा यही तो कंपटीशन है साटा ही सीधा येटी समझ में आ रहा है ये सबसे टफेस्ट एरर है अगर तुम कहोगे ना कि सर आपने बताया था कि नेगेटिव के लिए किसका यूज करेंगे मान लिया लेकिन ये का यूज नेगेटिव है तब करेंगे जब सेंटेंस को जोड़ने के लिए कहा है जोड़ तो नहीं रहा है सिंगल ऐसे तो सेंटेंस सर उस वाले सेंटेंस में भी नहीं जोड़ रहा था तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना अब फिर से इसको प्रेजेंट परफेक्ट करना पड़ेगा तब जाके होगा या तो आप पूरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखिए या तो आपको इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं तो ये से याद रखें ये से नेवर दिलेस से क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि बहुत टिपिकल हो जाता है उस समय आपका ये दिमाग काम कर रहा है तो वर्ड भी चेंज हो सकता है तो हाँ वर्ड भी चेंज होगा जब ग्रामर हम चेंज ना करें उसमें कोई ऑप्शन ना हो ग्रामर चेंज करने तब हम वर्ड चेंज कर सर हम कंजक्शन ही दूसरा लगा देते हैं येट के अलावा हैं येट के अलावा कोई डिफरेंट कंजक्शन हाँ दूसरा कंजंक्शन आप कहेंगे कि सर हम बट लगाएंगे मान इससे लिया पहले कोई सेंटेंस ही नहीं है बट तो तभी लगाएंगे जब उसके पहले कोई सेंटेंस हो जोड़े ये तो तभी लगाएंगे जब कोई सेंटेंस जोड़ रहा हो और ये लगा भी दिए तो पूरे सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा प्रेजेंट और परफेक्ट ये में सिर्फ लिखना स्टार्टिंग में नहीं लगता ना शायद अपने अभी बताया हाँ ये अंत में तब ऐसे लिखना पड़ेगा कि he has not replied me Yet. तब ये सही होगा लेकिन एरर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बहुत मिसलीनिंग है ये ध्यान रखना अब आइए 4 नंबर Nevertheless. है Nevertheless. नहीं एक मिनट रुको सही है सही है हाँ सर ठीक है नॉट नहीं आया ना लास्ट में अब देख लो नेवरदलेस का सेंटेंस जोड़ रहा है ये डबल सेंटेंस है ही फॉरवर्ड मी और इधर है ही हेल्प्ड हिम वेरी टाइम्स तो नेवरदलेस का यूज कहाँ करते हैं अफर्मेटिव में जहाँ स्टिल का यूज होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है अब कहाँ समझिए यहाँ पे क्या करेंगे
स्टिल हैं? स्टिल भी तो सेम मीनिंग देगा ना। हाँ सेम मतलब सही है। सेम तो है। अब देखो स्टिल भी सही है नंबर, इसमें कोई एरर नहीं है। नो एरर। वह कोई दिक्कत? अच्छा, 5th नंबर क्वेश्चन आप बताइए। सही है। सही नो है। एरर। सर नो एरर। सही है। वन ऑफ माई फ्रेंड प्लूरल नाउन सिंगल वर्ड और नाउन काउंटेबल हो तो उसके पहले आर्टिकल लेगा। अगर इसके पहले आर्टिकल नहीं होता तो एरर हो जाए, ये ध्यान दें। तो कोई भी नाउन जिसको काउंट कर सकते हैं, अगर वो बिना आर्टिकल का हो तो कॉमन एरर। तो अभी इसमें बिल्कुल कोई एरर नहीं है सेंटेंस, ठीक है। अब देख लो ये कंजंक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।